नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हठ योग के बारे में। हठ योग का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और हठ योग के बारे में समाज में व्याप्त भ्रांतियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हठ योग के अर्थ के बारे में। हठ योग का अर्थ क्या है? जैसा कि हठ शब्द का शाब्दिक अर्थ सामान्य भाषा में लिया जाता है कि हठ का मतलब होता है जिद करना, ज़बरदस्ती करना, बलपूर्वक। किंतु योग के संबंध में हठ शब्द का ऐसा बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हठ शब्द दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है हा और दूसरा है ठा। हा यानी कि हकार, यानी कि सूर्यसर या पिंगला नाड़ी। ये सूर्यसर कौन सा है? हमारी नासिका का दाहिना छिद्र। ये है हकार नाड़ी या सूर्यसर या पिंगला नाड़ी। दूसरा है नासिका का बायां छिद्र, जो कि है ठकार, यानी चंद्रसर या इड़ा नाड़ी। ये दोनों याद रखने का बहुत आसान तरीका है। अंग्रेज़ी में हम कहते हैं हॉट। हा से हॉट होता है, हॉट यानी कि गर्म। सूर्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है हमारी नासिका का दाहिना छिद्र यानी कि हकार, जो कि गर्म माना जाता है। और ठा यानी कि हिंदी में ठंडा, कोल्ड। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं चंद्र की, चंद्रमा को ठंडा, सूर्य को गर्म, तो इस हिसाब से भी हम इसको सूर्य सर को और चंद्र सर को याद रख सकते हैं। एक और चीज़, हमारा मास्टर हैंड होता है दाहिना हाथ। हाँ, कुछ लोग का गुस्से में उठता भी जल्दी, जब ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो दाहिना हाथ उठ जाता है सामने वाले पे। तो गर्मी का प्रतिनिधित्व कौन करता है? अब यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि दाहिना हाथ गर्म ही होता है, नहीं, शाबाशी देने के लिए भी उठता है। तो हम बात कर रहे थे हकार और ठकार की। तो सूर्य सर यानी कि दाहिना सिरा, चंद्रसर यानी कि बायां सिरा, गर्म दाहिना, ठंडा बायां सिरा, पिंगला नाड़ी और इड़ा नाड़ी। पिंगला दाहिनी, इड़ा बाईं। अब आगे बात करते हैं, जब ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं, इड़ा और पिंगला, ये जहाँ पर मिलती हैं वो क्या होती है? सुषुम्ना नाड़ी। जहाँ पर इड़ा और पिंगला दोनों मिलती हैं उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। चलिए अब देखते हैं हठ योग की परिभाषा के बारे में क्या कहा गया। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा गया है कि हकारः कथितः सूर्य ठकारश्चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमा समरयोगात् हठ योग निगद्धते। अर्थात हकार यानी कि सूर्यसर और ठकार यानी कि चंद्रसर, इन दोनों को मेल से, ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहीं से हठ योग प्रारंभ होता है। यानी हकार अर्थात सूर्य, ठकार अर्थात चंद्रमा के सुषुम्ना पर मिलने से ही हठ योग प्रारंभ होता है, हठ योग की शुरुआत होती है। चलिए आगे देखते हैं हठ योग का उद्देश्य। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, एक मोटिव होता है हमारा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर हठ योग, अगर हम हठ योग में आगे बढ़ रहे हैं, हठ योग में हम हठ योग साधना की तरफ आगे बढ़ रहे हों, या हम हठ योग के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जैसे कि अभी मैं ये जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मेरा मोटिव क्या है कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे हठ योग के बारे में पता है मैं वो आप लोगों से शेयर करूँ। मेरा रिवीजन होगा और आप में से जिन्हें पता है उनका भी रिवीजन होगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें हठ योग की जानकारी प्राप्त होगी। आपका उद्देश्य, आप और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य अभी क्या है हाल फिलहाल में, क्योंकि हम सबको इसका एग्ज़ाम देना है। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं कि हठ योग का उद्देश्य क्या था। राजयोग की प्राप्ति। राजयोग की प्राप्ति मतलब आप इसे प्रारंभ कहो या अंत कहो, हठ योग स्टार्ट करने का उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति, और इसका अंत भी यही है। आदि भी यही और अंत भी यही। कुछ चीज़ें बीच में आएंगी, वो आगे हम देखेंगे। अच्छा, राजयोग क्या है, एक थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ बताना चाहूँगा, थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा इस पर। राजयोग मन से मन की यात्रा है, एक चंचल मन से एक शांत मन की यात्रा है। और हठ योग शरीर से मन की यात्रा है। हठ योग शरीर से मन की यात्रा है, राजयोग मन से मन की यात्रा है। तो शरीर से मन की यात्रा करने के लिए ही हठ योग की साधना स्टार्ट की जाती है। और हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति के साथ साथ, आगे देखें कि राजयोग की प्राप्ति के साथ साथ स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य का संरक्षण भी आवश्यक है। यदि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो क्या हम किसी भी प्रकार के कार्य को सुचारू रूप से सही प्रकार से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
नहीं कर सकते। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हठ योग शरीर से मन की यात्रा है, तो हठ योग में शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए भी इसमें चीज़ें हैं, आसन हैं, प्राणायाम हैं, जिनके माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आगे है इसका उद्देश्य कि सुप्त चेतना की जागृति। चेतना हम सबके अंदर है, सभी में है। जिसने जागृत कर लिया उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। जिसकी सुप्तावस्था में पड़ी रही, वो जब तक सुप्तावस्था में पड़ी रही तब तक व्यक्ति का स्तर एक सीमित दायरे में रहा, और जब वो चेतना जितनी जैसे जैसे जागृत होती गई, एक नए आयाम पर बढ़ती चली गई, वैसे वैसे उस व्यक्ति की जो समझ थी, जो उसकी सोच थी, उसका भी विकास हुआ। अब आगे देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व क्या है? पर्सनालिटी एक वर्ड है जिसमें पर्सोना आता है, यानी कि जो कुछ भी दिख रहा है, किसी भी व्यक्ति में आपको जो कुछ भी दिख रहा है वही उसका व्यक्तित्व है। उसके सोचने समझने की क्षमता, उसके कार्य करने का तरीका, उसका वे ऑफ रिएक्शन, ये सभी चीज़ें उसके व्यक्तित्व का हिस्सा होती हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा होती है। तो जब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा, व्यक्ति की चेतना जागृत होगी, व्यक्ति की समझ बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसका व्यक्तित्व भी हर दिन पिछले दिन से बेहतर होता जाएगा और निखरता जाएगा। तो व्यक्तित्व का विकास भी हठ योग के उद्देश्य में आता है। और इसके अगला स्टेप है कि आध्यात्मिक उन्नति। राजयोग की प्राप्ति के साथ साथ स्वास्थ्य संरक्षण, सुप्त चेतना की जागृति, व्यक्तित्व विकास व आध्यात्मिक उन्नति। अब जब व्यक्ति राजयोग की यात्रा पर निकलेगा, स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा, चेतना जागृत होगी, व्यक्तित्व उसका पहले से और प्रभावशाली होगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति सांसारिकता से ऊपर उठता हुआ महसूस करेगा, स्वयं को भी, और दूसरे व्यक्ति भी ये महसूस करेंगे कि अब यह व्यक्ति छोटी छोटी उलझनों में परेशान नहीं होता। और हर वह व्यक्ति जो सांसारिकता से ऊपर उठता है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही होती है। जैसे जैसे हम सांसारिकता से ऊपर उठते हैं, हम अध्यात्म की यात्रा पे निकल रहे होते हैं। तो हठ योग के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। चलिए आगे देखते हैं। हठ योग का आयाम व विस्तार। ये हठ शब्द जितना छोटा है, इसका आयाम उतना ही बड़ा है, इसका विस्तार उतना ही बृहद है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया गया है कि हठ योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग षटकर्म है। इसके द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हठ योग शरीर से मन की यात्रा है, तो हठ योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है षटकर्म है। नेति, धौती, फस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति, जिनकी चर्चा हम पहले भी FB पर लाइव कर चुके हैं। सेपरेट वीडियो इसका भी आपको मिलेगा। फिलहाल देखते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है। जितनी क्रियाएं ये बताई गई, इनसे शरीर की बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालने वाली ये 6 क्रियाएं, जिन्हें षटकर्म के नाम से जाना जाता है, ये हठ योग के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। अगला पॉइंट है कि आसन से दृढ़ता व स्थिरता की प्राप्ति होती है। आसन से दृढ़ता व स्थिरता की प्राप्ति होती है। दृढ़ता और स्थिरता। आसन जब हमने पढ़ा था, हमने अष्टांग योग में आसन की चर्चा की थी, तब बात आई थी कि आसन यानी स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता के साथ सुख का अनुभव है तब वो आसन है। हठ योग में टोटल 84 आसन, 84 आसनों का जो है जिक्र है, जिनके बारे में आपको आगे वीडियो मिलेगी। फिलहाल दृढ़ता यानी कि शरीर मजबूत होता है, रोग मुक्त होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, स्थिरता आती है। हम देखते हैं कि जब लोग जिम में जा कर के वेट उठाते हैं, डंबल लेते हैं, और जो है कई भिन्न भिन्न प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहे होते हैं तो चेहरे की पूरे भाव भंगिमाएँ बिगड़ जाती हैं। भ्रुकुटियाँ तनी हुई, जबड़े एकदम भिजे हुए, पूरी ताकत से 3 क्विंटल का वेट लगा कर के उठा रहे हैं, 300 kg, और चेहरे के भाव कैसे होंगे? जाहिर सी बात है, मुस्कुराहट तो नहीं होगी। पर उनका एक मोटिव होता है कि मुझे आज इतना वेट लेना है, तो वो उस चीज़ को उठाते भी हैं। हाँ, उनके चेहरे पर प्रसन्नता कब होती है? जब उसको सक्सेसफुली वो कर लेते हैं और फिर बाद में हैप्पी होते हैं कि यार आज मेरा टारगेट था, मैंने अचीव किया, जब वो खुश होते हैं। पर योगा में क्या है, जब आप आसन कर रहे होते हो और आप फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी की बहुत अच्छी होती है, आप उसको डेवलप करते हो, और फिर आप जिस आसन को करना चाह रहे हो, जो आप उसको कर रहे होते हो, आप उस आसन में होते हो। आसन की जो अंतिम पोज होती है उसमें आप होते हो। एक आसन की होती है ना स्टार्टिंग,
फिर उसके बाद फिर आपकी कंप्लीट पोज और फिर आप उसमें रिटर्न आते हो, वापस आते हो आसन से। तो जब आप आसन में होते हो, आसन को आप लगा रखे होते हो, आसन की जो कंप्लीट पोस्चर होता है उसमें आप होते हो, उस समय आप सुख का अनुभव करें। आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हो, आपका शरीर स्थिर हो, शक्ल बिगड़ी हुई सी ना हो, भ्रुकुटियाँ तनी हुई ना हो, जबड़े भिजे हुए ना हो, ऐसा ना लगे कि आपने ताकत लगा रखी है, आपने उसमें एनर्जी को डाल रखा है, फोर्सफुली आप कर रहे हैं। अगर फोर्सफुली आपने कर रखा है अभी तो आप एक्सरसाइज के दौर में हैं, आपने आसन जो है आप उसका अभ्यास कर रहे हैं, आसन अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जो आसन आप बेहतर तरीके से जब आप कर लेते हैं, जब आप किसी आसन में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं, बिल्कुल सहज अनुभव करते हैं, उस स्थिति में आप प्रसन्नता का अनुभव भी करेंगे, आपके चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल होगी और आपका शरीर भी दृढ़ता जो है वो धीरे धीरे प्राप्त कर रहा होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि मन की स्थिरता के लिए शरीर में हो रहे पूरक व रेचक को नियंत्रित करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूरक व रेचक को नियंत्रित करना। ये पूरक और रेचक क्या है? पूरक और रेचक, हम सभी योग के विद्यार्थी हैं और हम जानते हैं कि पूरक मतलब होता है सांस को अंदर भरना, प्राणवायु लेना, और रेचक मीन्स आप प्राणवायु को बाहर छोड़ना। ये श्वास और प्रश्वास की क्रिया पूरक व रेचक। मन की स्थिरता के लिए चले वात चले चिते, जैसा जो है वात चलती है वैसे ही चित्त होता है। अगर अभी हम बहुत ही घबराए हुए से हों, हमारी सांसें तेज़ चलने लगती हैं, क्योंकि मन कैसा हो रखा है उस समय, मन बहुत व्यग्र हो रखा है और मन के साथ साथ ही श्वास की गति भी उसी प्रकार से ही असहज हो रखी है। जैसा मन असहज हो रखा है वैसे ही श्वास की गति भी असहज हो रखी है। तो मन की स्थिरता के लिए शरीर में हो रहे पूरक व रेचक को नियंत्रित करने से अभिप्राय है कि हम अपने श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण स्थापित करके अपने मन की गति पर भी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। मन को स्थिर बनाया जा सकता है और हठ योग के माध्यम से हठ योग का साधक, हठ योग की साधना करने वाला व्यक्ति अपने आप को ऐसा करने में सक्षम पाता है जब वह हठ योग की साधना में एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर बढ़ रहा होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राणवायु के बहिर्गमन को रोकना, मुद्रा के द्वारा प्राणवायु को अपनी इच्छा अनुसार शरीर में निश्चित दिशा में संचलित कर सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द है वह मुद्रा। मुद्रा, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ पर जो जानने की बात है कि मुद्रा के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार एक हठ योग साधक अपने शरीर में प्राणवायु को अपनी इच्छा से जिधर चाहे उधर संचलित कर सकता है, मूव कर सकता है। यानी कि हम अपने श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण स्थापित करने के साथ साथ अपने शरीर में अपनी इच्छा अनुसार वात को संचलित कर सकते हैं। जैसे कि हम नौली में देखते हैं कि हम पीठ के जो हमारे अंग हैं, उदर भाग के जो हमारे अंदर के अंग हैं, उनको हम कैसे मूव करते हैं, राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं, बिल्कुल सर्कल टाइप का बनता है। वो कैसे हो रहा है? सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, किंतु एक व्यक्ति जो उसका प्रतिदिन अभ्यास करता है, एक समय के बाद उसका अभ्यास रंग लाता है और वो उसको करने में सक्षम होता है। वैसे ही हठ योग का साधक अपने शरीर में प्राणवायु को इच्छा अनुसार निश्चित दिशा में संचलित कर सकता है। प्रत्याहार के माध्यम से मन को अंतर्मुखी बनाया जा सकता है। प्रत्याहार इंद्रियों पर नियंत्रण, जैसा कि हमने पढ़ा था अष्टांग योग में, यहाँ पर भी आपको मिल रहा है कि प्रत्याहार के माध्यम से मन को अंतर्मुखी बनाया जा सकता है, मन पर नियंत्रण किया जा सकता है, मन की चंचलता को धीरे 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 करके उसको शांत किया जा सकता है। अगला स्टेप है कि हठ योग के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण के ज्ञान की प्राप्ति होती है। हठ योग के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण के ज्ञान की प्राप्ति होती है। चूँकि हमने बहुत इनिशियल स्टेज में कहा कि हठ योग क्या है, शरीर से मन की यात्रा है, शरीर से मन की यात्रा। तो हठ योग का अभ्यास शारीरिक स्टार्ट होता है, लेकिन जो इसके परिणाम आते हैं, जो इसका उद्देश्य होता है, वो मन की वैसी यात्रा होती है। कुंडलिनी का जागरण के ज्ञान की प्राप्ति भी आपको कहाँ से होती है? हठ योग की साधना से। हठ योग के अभ्यास से हम कुंडलिनी के जागरण का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हठ योग से संबंधित भ्रांतियों के बारे में। अब तक हमने जो जाना वो हठ योग के अर्थ, हठ योग की परिभाषा, हठ योग का उद्देश्य, लेकिन अब हम जानेंगे कि हठ योग के बारे में समाज में क्या भ्रांतियाँ व्याप्त हैं। तो सबसे पहले लिखा गया कि हठ योग एक सामान्य योग अभ्यास है।
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हठ योग एक सामान्य योग अभ्यास नहीं है, हठ योग एक विशेष योग अभ्यास है। कह रहे हैं कि हठ योग एक ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति हठपूर्वक या बलपूर्वक किसी क्रिया को करने का प्रयास करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हठ योग में व्यक्ति बलपूर्वक नहीं, व्यक्ति निश्चयपूर्वक किसी क्रिया को करने का प्रयास करता है। जैसा कि हम नीति करने जा रहे हों, नीति हम बलपूर्वक ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। नीति करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा, खुद को प्रिपेयर करना होगा कि हम इसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को ये समझाना होगा कि ये जो क्रिया हम करने जा रहे हैं यह हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, साथ ही साथ इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। अगर हम इसे सही तरीके से करेंगे तो इससे हमें लाभ प्राप्त होगा और हम इसे आसानी से कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें खुद को कन्विंस करनी होंगी, उसके बाद ही हम इसे कर पाएंगे। अगर हम डरे हुए हों, अंदर ही अंदर हमें डर लगा हुआ हो, तो क्या हम नीति कर सकते हैं? नहीं हो पाएगा। अगर हमें सूत नीति करनी तो सबसे पहले हमारे मन के डर का निकलना ज़रूरी है। तो हमने क्या कहा यहाँ पर? बलपूर्वक नहीं हो सकती, ज़बरदस्ती आप नाक में उसको डाल नहीं सकते हो। निश्चयपूर्वक हमने एक निश्चय कर लिया कि ये सही है और ये किया जा सकता है, ये फ़ायदेमंद है, मुझे करना चाहिए। सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा खुद को और फिर आप उस क्रिया को कर पाते हो। तो हठ योग का साधक जो होता है वो बलपूर्वक किसी क्रिया को नहीं करने का प्रयास करता, बल्कि निश्चयपूर्वक करने का प्रयास करता है। हठ योग का साधक जिद्दी प्रवृत्ति का होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हठ का जो जिद वाला अर्थ है वो तो यहाँ पर है ही नहीं। हठ का तो यहाँ दूसरा अर्थ है। तो हठ योग का साधक बिल्कुल भी जिद्दी नहीं होता। हठ योग का साधक जो होता है वो एक दृढ़ निश्चय करके अपने साधना को स्टार्ट करता है कि मुझे इस साधना में एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप, यानी स्तर बाय स्तर मुझे लगातार उन्नति करनी है और मुझे जानना है कि हठ साधना क्या है। हठ योग का साधक जिद्दी नहीं होता। हठ योग का साधक तो और सरल होता जाता है, जितना सीखता जाता है उतना सरल होता जाता है। कहते हैं कि वृक्ष पर जितने फल आते जाते हैं उतना ही उसकी डालियाँ नीचे झुकने लगती हैं। वैसा ही कुछ होता है हठ योग का साधक, जितना सीखता है उतना सहज होता जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसके निराकरण के बारे में बात करते हैं कि हठ योग के बारे में जो भ्रांतियाँ व्याप्त हैं उनका निराकरण कहाँ पर देखने को मिलता है। तो हठ योग संबंधित समस्त भ्रांतियों का निराकरण सर राजा राधाकांत देव बहादुर द्वारा लिखित शब्द कल्पद्रुम और इसके पंचम भाग में देखने को मिलता है। शब्द कल्पद्रुम के पंचम भाग में देखने को मिलता है, जहाँ पर अमरकोश एवं मैदनी तंत्र में हठ प्रदीपिका के श्लोकों का वर्णन करते हुए हठ योग के बारे में व्याप्त समस्त भ्रांतियों का निराकरण किया गया है। चलिए अब बात करते हैं हठ योग से संबंधित कुछ ग्रंथों के बारे में। हठ योग प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा लिखित हठ योग का सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ माना जाता है हठ योग प्रदीपिका। इसमें 4 अध्याय हैं और 385 श्लोक हैं। हठ योग से संबंधित एक और ग्रंथ घैरण संहिता, महर्षि घैरण द्वारा लिखित 7 अध्याय 317 श्लोक। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि घैरण संहिता में कितने श्लोक हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि 317 श्लोक हैं। शिव संहिता भगवान शिव जी के द्वारा लिखित या रचित। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी के जो है उपदेश से ही हठ योग आगे बढ़ा। हठ योग के जनक कौन थे? शिव जी। तो शिव संहिता में आपको 417 श्लोक मिलेंगे और 5 अध्याय हैं इसमें। अगला है हठ योग से संबंधित एक और ग्रंथ हठ रत्नावली, रचयिता श्रीनिवास भट्ट, 4 अध्याय और 331 श्लोक हैं इसमें। तो ये थे हठ योग से संबंधित कुछ ग्रंथ। इसके अलावा भी हठ योग से संबंधित कई और ग्रंथ हैं, जिसमें आपको गोरक्षनाथ जी के द्वारा लिखित भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको वशिष्ठ संहिता भी मिलेगी। तो कई सारे और ग्रंथ हैं, ये कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जिनका मैंने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ज़रूर सीखा होगा और यूट्यूब पर ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी व्यक्ति आपके नॉलेज में योग में इंटरेस्ट रखते हैं आप उनके साथ इसका लिंक शेयर करें।